नमस्कार मित्रों। आज आज का अपना विषय है भाषा विज्ञान से संबंधित है। और भाषा विज्ञान में हम जो प्रथम अध्ययन बिंदु है उसको हम लेके आ रहे हैं। और वो अध्ययन बिंदु अपना भाषा का उद्भव एवं उसके विकास के बारे में है। तो उस उद्भव एवं विकास को, या हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं उसका विकास है, उसको हम संपूर्ण विश्व के भाषा परिवार को लेकर के साथ चलेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं का परिवार कौन सा है, या उस भाषा का संबंध किस भाषा से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अपने बहुरूपीय परिवार की, और बहुरूपीय परिवार का संबंध किन किन भाषाओं से है, हम उसी का यहाँ वर्गीकरण करेंगे। और उसका वर्गीकरण करने के पश्चात हम अपने सिलेबस में जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको हम प्रत्येक बिंदुवार के रूप में अध्ययन के रूप में लेके आएंगे। तो मित्रों, आज का अपना विषय भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और उस भाषा विज्ञान में हम चर्चा करेंगे, विश्व के संदर्भ में बात करेंगे, विश्व में भाषा परिवार। तो मित्रों, यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक हमारे नेट, सेट, JRF, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और इसके साथ साथ हिंदी विषय से जुड़ने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस बिंदु से लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस बिंदु को हम क्लियर करेंगे। तो मित्रों, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं विषय में जो भाषा परिवार है, मतलब विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं का संबंध कौन से परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, विश्व में जो भाषा परिवार हैं उनकी कुल संख्या 13 है। मतलब इस विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी जो परिवार हैं, मतलब भाषाओं से संबंध रखने वाली जो परिवार हैं, वो केवल 13 हैं। और मैं एक बार यहाँ 13 भाषा परिवारों का नामोल्लेख करना चाहूँगा, और उसके बाद में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए मित्रों, विश्व में जो भाषा परिवार हैं वो 13 हैं। और 13 भाषाएं परिवार कौन कौन से हैं वो देखिएगा। पहला है, हम लेंगे बहुरूपीय भाषा परिवार, भाषा परिवार। 2 नंबर पे है चीनी भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार। 3 नंबर पे है द्राविड़ भाषा परिवार। 4 नंबर पे है सेमेटिक भाषा परिवार। 5 नंबर पे है हेमेटिक भाषा परिवार। 6 नंबर पे है आग्नेय भाषा परिवार। 7 नंबर पे है यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। 8 नंबर पे है बांटू मित्रों एक प्रकार का समुदाय है या आदिवासी समुदाय है, उससे जुड़ा हुआ ये भाषा परिवार है। 9 नंबर पे है हमारा 9 नंबर पे है अमेरिकी भाषा परिवार। मित्रों, इस भाषा परिवार का दूसरा नाम और है, वो है रेड इंडियन जो दक्षिण अमेरिका में है। और 10 नंबर पे है हमारा 10 नंबर पे है काकेशस भाषा परिवार, काकेशस भाषा परिवार। 11 नंबर पे है हम लेंगे सूडानी, जो सूडान देश है, सूडानी
12 नंबर पे हम लेंगे बुशमैन। बुशमैन भाषा परिवार। मित्रों, ये बुशमैन भी दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति है। प्रजाति के साथ साथ ये आदि मानव भी हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए वर्ग में शामिल होते हैं। बुशमैन भाषा परिवार। और लास्ट में है 13 नंबर पे है जापानी कोरियाई भाषा परिवार। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे इस विश्व में कुल भाषा परिवारों की संख्या 13 है और इन्हीं 13 परिवारों से जितनी भी बोलियां निकलती हैं, जितनी भी भाषाएं निकलती हैं, वो सारी की सारी भाषाएं इन्हीं भाषा परिवार से संबंध रखने वाली होती हैं। तो मित्रों, यह हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भाषा परिवार नहीं है, विश्व के परिवार से संबंधित है। हम बहुरूपी परिवार को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का अध्ययन करने से पहले हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा कि ये बहुरूपी परिवार आखिर क्या है। तो मित्रों, इसको हम एक बार जान लें कि ये बहुरूपी का मतलब होता है भारत और यूरोप में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं का संबंध केवल इसी परिवार से है। यूरोप महाद्वीप में या भारत देश में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है, जिस प्रकार की बोलियों का व्यवहार होता है, उन्हीं का संबंध केवल इसी परिवार से है। तो मित्रों, हम इसी को आगे लेके जाएंगे, इसी परिवार के हम वर्ग बनाएंगे। तो मित्रों, इस परिवार के हमारे सामने 2 वर्ग बाहर निकल के आते हैं। 2 वर्ग कौन कौन से हैं मित्रों? ये 2 परिवार, यह परिवार भाषा परिवार कौन सा? बहुरूपी भाषा परिवार 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तो है केंतुम वर्ग, इसी के 2 टुकड़े हैं। और दूसरा है सत्तम वर्ग। तो मित्रों, हम इसमें देखें कि केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाओं का व्यवहार होता है और सप्तम में किस प्रकार का व्यवहार होता है, इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम सबसे पहले लेंगे केंतुम में मुख्य रूप से 6 बोलियों का व्यवहार होता है या 6 प्रकार की भाषाएं हैं और वो 6 प्रकार की भाषाएं उन्हीं प्रदेश में व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे मैं नाम लूँ, एक तो है तोखारियन, ये एक इसी वर्ग की एक भाषा है तोखारियन। दूसरी है जर्मनिक, तीसरी है केल्टिक। फिर 4 नंबर पे है इटैलिक। 5 नंबर पे है ग्रीक और 6 नंबर पे है इलीरियन। 6 नंबर पे है इलीरियन। इस प्रकार से मित्रों, इस केंतुम वर्ग में 6 भाषाएं होती हैं। पहली है हमारे सामने ये लिखा है तोखारियन, दूसरा लिखा है हमने जर्मनिक, तीसरा लिखा है केल्टिक, अगला लिखा है 4 नंबर पे इटैलिक, फिर 5 नंबर पे लिखा है हमने ग्रीक और 6 नंबर पे लिखा है हमने इलीरियन। तो मित्रों, इस वर्ग में कौन से बहुरूपी भाषा परिवार के 2 वर्ग हैं, एक है केंतुम तो दूसरा है सप्तम। केंतुम में हमारे सामने ये 6 भाषाएं हैं। और अब बात करें हम सप्तम की, तो सप्तम में मित्रों मुख्य रूप से 5 भाषाएं हैं। और वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो देखिएगा, या इसके 5 वर्ग बनते हैं। वो है, एक है नंबर पे भारत ईरानी वर्ग। 2 नंबर पे हमारे सामने आता है अल्बानियन। 3 नंबर पे हमारे सामने आता है आर्मीनियन। 4 नंबर पे आता है बाल्टोस्लाविक। 4 नंबर पे है बाल्टोस्लाविक। और 5 नंबर पे हमारे सामने आता है थेसोफिजियन। तो मित्रों, इस प्रकार से बहुरूपी परिवार के 2 वर्ग होते हैं। एक तो है केंतुम, दूसरा है सप्तम। केंतुम में 6 भाषा वर्ग आ गए और सप्तम में हमारे सामने 5 भाषा वर्ग आ गए, जो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। पहला है हमारे सामने भारत ईरानी, फिर अल्बानियन, फिर है आर्मीनियन, फिर है बाल्टोस्लाविक, फिर है थेसोफिजियन।
इस प्रकार से हमारे भारतीय भाषा परिवार के इस प्रकार के टुकड़े बनते हैं और इन्हीं से सारी की सारी भाषाओं का विकास होता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का अध्ययन की। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसका विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उद्भव एवं विकास के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि संपूर्ण विश्व में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है और फिर उन विश्व में कौन सी भाषा से हमारी हिंदी भाषा निकलती, उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से होता है और कौन से परिवार से होता है। तो देखिए मित्रों, हमने ये बताया कि बहुरूपीय परिवार के 2 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग, एक तो कैंतुम और दूसरा कौन सा है हमारे सामने है सत्तम। तो इसी सत्तम वर्ग का एक भाग निकलता है भारत और ईरानी। तो मित्रों, इस भारत और ईरानी जो भाषा है, इसका मतलब है कि भारत देश में और ईरान देश में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं वो केवल इसी वर्ग से निकलती हैं। भारत में चाहे कितनी भी प्रकार की बोलियां क्यों न बोली जाए, उनका संबंध केवल इसी वर्ग से है। और ये वर्ग निकला कहाँ से? ये सत्तम से निकला है। सत्तम कहाँ से निकला? ये बहुरूपीय परिवार से निकला है। बहुरूपीय क्या है? विश्व का एक बहुत बड़ा भाषा का समुदाय है। तो इसी प्रकार से हम इसकी चर्चा करेंगे। अब भारत ईरानी का मतलब यह है कि इसके 3 वर्ग होते हैं, इसके 3 भाग निकल के आते हैं। पहला भाग हमारे सामने है भारतीय। भारतीय का मतलब भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उनका व्यवहार भारत के नाम से जाना गया, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हम लेंगे वो है दरद। इस दरद का मतलब है कि हमारे हिमालय प्रदेश में जो कश्मीर प्रांत है, उस कश्मीर प्रांत के पास और पामीर का जो पठार है उसके पास जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार होता है उनका नाम दरद के रूप में है। और फिर होता है, तीसरा नंबर पे आता है ईरानी। इसका मतलब हमारा इसी भाषा परिवार में भारत ईरानी का मतलब है कि भारत ईरानी के 3 वर्ग निकलते हैं। एक तो है भारतीय, दूसरा है दरद और अगला है ईरानी। इनका संबंध इस प्रकार से है। तो दरद तो चला गया कहाँ? जैसे कजाकिस्तान है और मतलब पामीर के पठार के आसपास जितने भी देश हैं वहाँ के निवासी इसी भाषा का व्यवहार करते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे इस देश में कि हमारे इस देश में या भारत देश में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम बात करेंगे अब अपने देश की, और अपने देश में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसका मतलब हमने ये जाना कि भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उनका संबंध किससे है? भारत ईरानी से है। भारत ईरानी कहाँ से निकली है? सत्तम से निकली है। सत्तम किसका वर्ग है? ये बहुरूपीय परिवार का है। ये बहुरूपीय परिवार का है। और इसी बहुरूपीय परिवार में एक वर्ग निकला है, किसमें? भारतीय का। और भारतीय का मतलब ये है कि भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं कब से शुरू हुई है। तो मित्रों, हम इसी का गहन अध्ययन करेंगे। तो वो अब देखना कि हम यह मानते हैं कि भारत में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद के रूप में है। किस रूप में है? वो ऋग्वेद के रूप में है। और ऋग्वेद का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, या इस विश्व का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हमारे सामने केवल ऋग्वेद ही उपलब्ध होता है। यह संपूर्ण विश्व इससे स्वीकार कर चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक और उपलब्ध ग्रंथ केवल ये ऋग्वेद है। हम यहाँ से अपनी भारतीय देश में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं वहाँ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारे सामने केवल यही एक प्रामाणिक ग्रंथ है। और प्रामाणिक ग्रंथ यही होने की वजह से हम अपनी भाषा का उद्भव यहीं से स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, हम यहाँ से अपनी भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू करेंगे। और वो अब अपना वर्गीकरण यहाँ से शुरू होता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार इसके संबंध में प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। और वो इस प्रकार से पूछते हैं कि वर्गीकरण दिया होता है और उस वर्गीकरण में बहुत सारे नाम होते हैं और उन नामों के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। तो वो ही बात हम यहाँ अब करने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हम
भारतीय भाषाओं की, भारतीय भाषाएं, भाषा। अब मित्रों इस भारतीय भाषा है, इसके हम 3 वर्ग बनाते हैं। मतलब बहुत लंबा समय हो गया और लंबा समय होने की वजह से हम इसको युग में विभाजित करेंगे या काल में विभाजित करेंगे। तो काल में विभाजित करते हैं तब हमारे सामने हम इसके 3 भाग करते हैं, उपभाग करते हैं। 3 उपभाग इस प्रकार से करेंगे क्योंकि मैंने बताया कि बहुत लंबा समय गुजर चुका और लंबा समय गुजर जाने के पश्चात भाषाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है और परिवर्तन होने की वजह से बहुत सारी भाषाओं का विकास भी हुआ है। उसी के बारे में हम उसको लेकर के हम यहाँ वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला वर्गीकरण या पहला पार्ट हम इस रूप में करेंगे जो बहुत प्राचीन हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो उस पुरानी बातों को लेकर के हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। तो मित्रों ये आर्य का नाम क्यों लिया मैंने आर्य का नाम इसलिए लिया क्योंकि हमारे देश का नाम पहले आर्यावर्त था। आर्यावर्त नाम क्यों था? आर्यावर्त नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ आर्य जाति के लोग ही निवास करते थे। चाहे हम किसी भी सभ्यता को उठा करके पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ने के पश्चात हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ आर्य जातियों का ही निवास स्थान था और आर्य जाति का निवास स्थान होने की वजह से यहाँ के लोगों की भाषा केवल आर्य भाषा के नाम से ही संबोधित हुआ करती थी। तो मित्रों इसलिए हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, और दूसरा इस प्रकार से किया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा वर्गीकरण किया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार से हमारे सामने ये 3 भाग बन गए ये समय के हिसाब से। तो मित्रों मैं इसका समय भी बताना चाहूँगा। तो इसका समय हमने ये माना कि 1500 ईसा पूर्व से इसका समय रहा। 1500 ईसा पूर्व से क्यों? ईसा पूर्व से क्यों हुआ? क्योंकि हम यह मानते हैं कि हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो संस्कृत है और संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ये ऋग्वेद है और ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व के समीप लिखी गई थी। इसलिए हम इसको माध्यम बना करके या इसको मद्देनज़र रखते हुए हम भाषा की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से? ऋग्वेद से। तो इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय 500 ईसा पूर्व तक है। 500 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका मतलब ये 1000 वर्ष तक चला है। कब तक चला है? ये 1000 वर्ष तक चला है। अब बात करें हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का मतलब है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। इसका मतलब है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 का मतलब है ये 1500 वर्ष तक इसका समय काल रहा, जिसमें भाषाओं में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हुआ। अब इसका मतलब है कि हमारी हिंदी भाषा, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसका विकास पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा की शुरुआती लक्षण हमें 1000 ईस्वी से दिखाई देते हैं। 1000 ईस्वी से जब ये हिंदी भाषा के लक्षण हमें दिखाई देने लग गए, तब से हम आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं, जो हमारे सामने कब से हैं? 1000 ईस्वी से हैं। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक निरंतर रूप में हमारी हिंदी भाषा में सुधार होता जा रहा है या उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जुड़ा हुआ है। तो मित्रों अब देखना, हम इसी को सबसे पहले लेंगे। 1 नंबर पे है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो मित्रों हमने ये बताया कि इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। इसका समयकाल टोटल कितने वर्ष तक रहा? 1000 वर्ष तक रहा। तो 1000 वर्ष तक किस रूप में रहा? इसके 2 भाग बन जाते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ये ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना हमारे सामने ये 1500 ईसा पूर्व से होती है। और यहाँ से हम भाषाओं का विकास मानते हैं, मतलब इस शुरुआती चरण मानते हैं। तो शुरुआती चरण मानते हैं तब हम इसके 2 भाग बना देते हैं। पहला हमारे सामने है वो है वैदिक संस्कृत
वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत का मतलब ये है कि इसमें ऋग्वेदों की रचना हुई या ऋग्वेद की रचना होती है, तो ऋग्वेद की रचना के कारण इसे ये कहा गया कि यह वैदिक संस्कृत की भाषा है। ये क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें केवल एकमात्र ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम हमारी भाषा है, और ऋग्वेद से ही हमारी भाषाओं का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप में आगे बढ़ता है। जब ये वैदिक भाषा बहुत ज़्यादा कठिन थी, कुछ ही लोगों तक सीमित थी, तब इसको सरल रूप बना दिया, सरल रूप बना दिया। तब यह हमारे सामने भाषा का रूप आया, वो आया लौकिक संस्कृत। किस रूप में? लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत का मतलब ये हो गया, ये लोक से जुड़ी हुई है। लोक का मतलब ये जनता से जुड़ी हुई भाषा है, और ये जो भाषा है केवल वेदों तक या ऋग्वेद तक सीमित थी। अभी इसी का सरल रूप आ गया लौकिक संस्कृत के रूप में, और लौकिक का मतलब है ये लोगों की भाषा है, और लोगों की भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से? बहुत इनसे अधिक मात्रा में ग्रंथ लिखे गए, और वो महाकाव्य के रूप में लिखे गए। जैसे मैं यहाँ चर्चा करूँ, जैसे लौकिक संस्कृत में लिखे गए महाभारत, जिसके लेखक हैं या महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला है रामायण महाकाव्य है, रामायण, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की, रामायण। फिर है उपनिषद, भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं, उपनिषद। फिर है संहिताएं, जितनी भी संहिताएं हैं उनका भी उल्लेख इसी भाषा में मिलता है, संहिताएं। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है, जिसके दो वर्ग बन जाते हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में हमारे सामने ये महाकाव्य नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मित्रों हम एक ही नाम से जानते हैं, और वो नाम है इसका प्राकृत। प्राकृत। अब प्राकृत का मतलब होता है प्राचीन, एक प्रकार से इसका नाम प्राचीन है। लेकिन मित्रों इस प्राकृत तो एक नाम विशेष दे दिया, किसका? इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का नाम एक विशेष दे दिया, वो नाम विशेष हो गया प्राकृत। लेकिन इस प्राकृत के 3 उपभाग बन जाते हैं, इस प्राकृत के 3 उपभाग बन जाते हैं। 3 भाग किस रूप में बने? एक तो है प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत 1 नंबर पे। दूसरा है द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। और तीसरा हमारे सामने है तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। अब देखिए इनके नाम तो ये पड़ गई, इसका विभाजन तो हो गया प्राकृत का 3 रूप में, प्रथम प्राकृत, द्वितीय और तृतीय प्राकृत। इस प्रथम प्राकृत का मतलब यहाँ नाम है, वो है नाम विशेष है, वो पाली भाषा के रूप में है। किस रूप में है? पाली भाषा के रूप में है। अब ये पाली भाषा के रूप में है तो मित्रों ये पाली क्या है इसके बारे में हमें समझना है। तो मित्रों ये देखिए, पाली वो भाषा है जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में जो भाषा है, वो लौकिक संस्कृत से भी सरलतम भाषा है। इस लौकिक संस्कृत को सरल बना दिया, किसने बना दिया? इस पाली के रूप में बना दिया। और पाली भाषा है वो 2 रूप में लिखी गई है। एक तो है पाली भाषा हमारे सामने 2 रूप में लिखी गई है। एक तो पाली है, जो पाली किस रूप में, जो गौतम बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं वो इसी भाषा में है। और दूसरा है शिलालेखी भाषा, दूसरा है शिलालेखी भाषा। शिलालेखी का मतलब है जितने भी बड़े बड़े शिलाखंड हैं उन शिलाखंडों के ऊपर खुदाई करके उपदेशों का वर्णन किया है। किनके उपदेशों का वर्णन किया है? पाली भाषाओं का उपदेशों का वर्णन किया है। तो मित्रों इस प्रकार से प्रथम प्राकृत तो हो गई, बट गई किसमें? पाली भाषा के रूप में बट गई। अब हमें यह जानना है कि पाली भाषा का जो समय काल रहा है वो कब से कब तक रहा। तो देखिए मित्रों, इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में जो अंतिम समय क्या रहा है, इसका 500 ईसा पूर्व रहा है। तो इसका जो प्रारंभ है, किसका? पाली का जो प्रारंभ है वो कब से हम मानेंगे? हम मानेंगे 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक इस पाली भाषा का विकास या पाली भाषा का समय चलता है।
कहने का मतलब 500 साल तक इस पाली भाषा का रूप बना रहता है। और पाली भाषा के दो रूप बनते हैं, एक है पाली, दूसरा है शिलालेखी। अब बात करते हैं हम द्वितीय प्राकृत की। तो मित्रों, द्वितीय प्राकृत का मतलब ये है कि इसका शाब्दिक नाम तो यही है प्राकृत, इसका शाब्दिक नाम तो यही प्राकृत ही है, लेकिन ये प्राकृत है तो प्राकृत का मतलब प्राचीनतम भाषा, इस प्राकृत का मतलब प्राचीनतम भाषा। लेकिन मित्र, प्राचीनतम भाषा तो यही है, लेकिन प्राकृत का शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें यही लिखना पड़ेगा कि यह प्राचीनतम भाषा है। तो देखिए मित्रों, इसका समय क्या क्या रहा है। इसका समय रहा है, देखिए ये 500 से लेकर 1 ईस्वी तक। तो द्वितीय प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। इसका मतलब ये भी 500 वर्ष तक चलती है। कौन सी? द्वितीय प्राकृत। अब द्वितीय प्राकृत को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? द्वितीय प्राकृत को हम प्राकृत के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम मित्रों इस प्राकृत के अलग अलग रूप पढ़ने के लिए हम यहाँ वर्गीकृत करेंगे। तो हम यह कहना चाहेंगे कि द्वितीय प्राकृत है वो एक प्रकार से कई भागों में बट गई। कई भाग कौन कौन से भाग बन गए इसके मात्र 5 भाग बनते हैं। मतलब इस द्वितीय प्राकृत के 5 रूप हमारे सामने उस समय नज़र आते हैं। किस समय? इस समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में जो भी समय रहा है, इस समय के बीच में द्वितीय प्राकृत के 5 भाग निकल के आते हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो देखिएगा। 1 नंबर पे है मागधी प्राकृत। क्या है? मागधी प्राकृत। 2 नंबर पे है अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत। 3 नंबर पे है महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत। और 4 नंबर पे हमारे सामने शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत। और 5 नंबर पे है पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत। तो मित्रों, ये एक क्षेत्र विशेष के नाम से अंकित है। ये क्षेत्र विशेष के नाम से इनका नाम दिया गया है कि इसका द्वितीय प्राकृत के 5 रूप बनते हैं। और वो कौन कौन से हमारे सामने? एक तो है ये मागधी प्राकृत, दूसरा है अर्धमागधी प्राकृत, तीसरा है महाराष्ट्री, फिर है शोरसेनी, फिर है पेशाची प्राकृत। तो इस प्रकार से हमारे सामने प्रथम प्राकृत 500 साल तक चला, और द्वितीय प्राकृत है वो कितने साल चला? वो भी 500 साल तक चला, 500 ईस्वी तक चला। और 500 ईस्वी तक का मतलब ये है, ये तो है बौद्ध धर्म की भाषा और ये है जैन धर्म की भाषा। ये किसकी है? ये जैन धर्म की भाषा है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समयकाल रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक का मतलब हमने 500 ईस्वी तक का तो अध्ययन कर लिया। अब बाकी शेष बचता है 500 ईस्वी का, जो तृतीय प्राकृत में शामिल हो जाता है। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। किसका? तृतीय प्राकृत का। तो मित्रों, हम अब तृतीय प्राकृत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब तीसरा जो प्राकृत है वो किस रूप में बाहर निकल के आता है, उसी के बारे में हम यहाँ अब एक्सप्लेन करेंगे। वो देखिएगा। अब बात करते हैं हम तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत का मतलब ये है कि इसका जो नाम पड़ता है वो एक नाम विशेष के रूप में अंकित होता है, वो है अपभ्रंश। किस रूप में है? अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश का एक विकसित रूप हमारे सामने आता है भाषा विज्ञान में, वो है अवहट। अवहट। तो इस प्रकार से हमारे सामने तृतीय प्राकृत का रूप अपभ्रंश के रूप में होता है। अब मित्रों, अपभ्रंश किस रूप में आया? अपभ्रंश, देखिए हम एक बार इसका अर्थ समझे। अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिल्कुल बिगड़ा हुआ रूप। क्या है इसका मतलब? बिगड़ा हुआ रूप। किसका रूप? ये भाषा का। किसका बिगड़ा हुआ रूप है? ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। तो इसी अपभ्रंश के किस समय? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के समय के बीच में ये अपभ्रंश भाषाओं को बिगाड़ चुका है। और किस रूप में बिगड़ा है? ये हमारे सामने 7 रूप में बाहर निकल के आती है। कितने रूप में बाहर निकल के आती है? ये 7 रूप में बाहर निकल के आती है। तो मित्रों, 7 रूप कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में हमें देखना है। तो 7 रूप तो वो ही हैं, 7 में से 5 रूप तो वो ही हैं जो हमने द्वितीय प्राकृत में
उल्लेख किया था। द्वितीय प्राकृत में हमने 5 कौन कौन से बनाए थे, वो हमने बनाए थे। एक तो है मागधी, मागधी। 2 नंबर पे हमने लिखा था अर्धमागधी, अर्धमागधी। 3 नंबर पे हमने लिखा था महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। 4 नंबर पे हमने लिखा था सोरसेनी, सोरसेनी। 5 नंबर पे हमने लिखा था पेशाची, पेशाची। 6 नंबर पे हमने लिखा था खसनी। अब ये तो है कहाँ तक कि ये द्वितीय प्राकृत की भाषाएं हैं, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, सोरसेनी और पेशाची। लेकिन इस समय दौरान इस अपभ्रंश में 2 अपभ्रंश और बढ़ गए। कौन कौन सा? एक तो ये खस बढ़ गया, खस बढ़ गया, और एक बढ़ गया ब्राह्चड़। 7 नंबर पे बढ़ गया ब्राह्चड़। मतलब इस अपभ्रंश में 2 अपभ्रंश और बढ़ गए। इसका मतलब है खस और ब्राह्चड़। तो मित्रों, अब इस समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के समय इन सभी का नाम प्राकृत न होकर के ये अपभ्रंश के रूप में आ गया। अब इसका नाम क्या पड़ गया? मागधी अपभ्रंश, ऐसे पड़ गया। इसका नाम अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ये खस अपभ्रंश और ये ब्राह्चड़ अपभ्रंश। इस प्रकार से इनका नामोल्लेख हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने ये अपभ्रंश बाहर निकल के आते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें हिंदी को ज़्यादा फोकस रखना है। तो मित्रों, हमारे सामने मेन जो बिंदु होता है, प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, हमसे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न अब हमारे शुरू होते हैं। हमसे यह पूछा जाता है कि यह कौन से अपभ्रंश की मुख्य बोली है। तो उन्हीं के बारे में हम अब उसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखिएगा, हमारे सामने जो अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश हमारे सामने 7 अपभ्रंश बाहर निकल के आए हैं। और वो 7 अपभ्रंश वो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। 7 अपभ्रंश वो ये हैं। मैं यहाँ अब नामोल्लेख करूँगा अपभ्रंश के बारे में। ये हमने लिखा अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय क्या रहा? इसका समय हमारे सामने रहा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो मित्रों, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय, मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो द्वितीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो समाप्त हो गई। वो कब तक चला? 1000 ईस्वी तक चला। अब हमारा तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाषा का वर्ग है, वो है आधुनिक, वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए मित्रों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमने जो समय बताया, जो अपभ्रंश के तुरंत पश्चात से शुरू होता है और जो अब तक चल रहा है। कब तक? अब तक निरंतर रूप से चल रहा है। तो हम अब बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की ही बात करेंगे। इसी समय से हमारी हिंदी भाषा के प्रथम चरण हमें दिखाई देते हैं। और दिखाई देने के कारण ही हम यह कहते हैं कि हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से शुरू होता है। तो मित्रों, ये कैसे होता है उसी के बारे में हम एक वर्गीकरण और लेके आएंगे। तो हम वर्गीकरण करेंगे, वही अपभ्रंश के रूप में वर्गीकरण करेंगे। और अपभ्रंश के रूप में वर्गीकरण करने के पश्चात इसका वर्गीकरण हम पूरा लेके आएंगे। और हम ये बताएंगे कि अपनी जो हिंदी भाषा है उसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो मित्रों, मैं यहाँ सभी अपभ्रंश या 7 अपभ्रंश का नाम उल्लेख करूँगा। पहला जो अपभ्रंश हमने लिखा, हम लेंगे पहले सोरसेनी का, सोरसेनी अपभ्रंश। तो मित्रों, इस सोरसेनी अपभ्रंश में देखिए कौन कौन सी भाषा निकलती हैं वो देखिएगा। सोरसेनी अपभ्रंश में मुख्य रूप से एक तो निकलती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। एक भाषा निकलती है
एक निकलती है राजस्थानी, राजस्थानी जो हमारे राजस्थान प्रांत की है। एक निकलती है गुजराती, गुजराती, और एक निकलती है पहाड़ी। इस प्रकार से हमारे सामने ये इसी शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से मुख्य रूप से ये उपबोलियाँ नहीं उपभाषाएँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, फिर गुजराती, फिर है पहाड़ी। अब हमें ये देखना है कि पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से कौन कौन सी बोलियाँ बाहर निकल के आती हैं। देखिए मित्रों, पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से यह बोलियाँ निकलती हैं। एक तो है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब ये है कि हमारे दिल्ली के आसपास का जो प्रांत है, उसी प्रांत के आसपास निवास करने वाले लोग जिस प्रकार की बोली का इस्तेमाल करते हैं वो नाम ही खड़ी बोली है। फिर दूसरी है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का मतलब कृष्ण जन्मभूमि है या ब्रज प्रांत है, उस ब्रज प्रांत में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसी का नाम ये ब्रज भाषा है। एक है बुंदेली। बुंदेली का मतलब बुंदेलखंड के आसपास जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो। एक है, अगली है वो है बांगरू, बांगरू। इस बांगरू का नाम हरियाणवी भी है। क्या है? हरियाणवी। फिर है कन्नौजी, अगली है कन्नौजी। तो इस प्रकार से मित्रों इस पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से 5 बोलियां निकलती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। यही जो भाषाएं हैं हमारी हिंदी का जो मानक रूप निर्धारित करती हैं। इस मानक रूप निर्धारण करने में इन 5 भाषाओं का या इन 5 बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मित्र ये तो है हमारे पश्चिमी हिंदी का रूप। पश्चिमी हिंदी का मतलब ये 5 बोलियां हैं। अब हम बात करें हमारे इस राजस्थानी की। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थानी में हमारी 7 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं 7 बोलियां? एक बोली तो है हमारी मारवाड़ी, मारवाड़ी। दूसरी है मालवी, तीसरी है मेवाती, 4 नंबर पे है मेवाड़ी, 5 नंबर पे है हाड़ौती, हाड़ौती। 6 नंबर पे है ढूंढाड़ी जो जयपुर के आसपास की है, ढूंढाड़ी। और फिर 7 नंबर पे है बागड़ी। इस प्रकार से मेरे मित्रों ये राजस्थानी में 7 बोलियां निकलती हैं। राजस्थानी में कितनी? 7 बोलियां निकलती हैं। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और बागड़ी। इस प्रकार से हमारी इसी शोरसेनी अपभ्रंश में ये बोलियां निकलती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पश्चिमी हिंदी की। इस पश्चिमी हिंदी में हमारे सामने ये 3 बोलियां निकलती हैं। मुख्य रूप से 2 ही निकलेंगी इसी पश्चिमी हिंदी में। मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी में एक तो गुजराती शामिल हो गया। अभी पश्चिमी हिंदी में ये पहाड़ी जो बची है, पहाड़ी का मतलब है हिमालय जो प्रदेश है या हिमालय प्रदेश है या हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियों में निवास करने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से कहाँ? एक तो गढ़वाल प्रांत में, गढ़वाल में, और दूसरे लोग हैं कुमायूं हिमालय क्षेत्र में। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब हमारी शोरसेनी अपभ्रंश के 5 रूप बनते हैं जो हमारे सामने इस रूप में है। जो पश्चिमी हिंदी में हमारे सामने 5 बोलियां निकलती हैं, राजस्थान में हमारे सामने 7 बोलियां निकलती हैं, गुजराती अलग हो गई, और पहाड़ी हिंदी में हमारे सामने मुख्य रूप से 2 बोलियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का ये रूप शोरसेनी अपभ्रंश के रूप में है। अब हम बात करते हैं अगले अपभ्रंश के रूप में। अगला अपभ्रंश अपना है वो है मागधी अपभ्रंश। 2 नंबर पे है मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश का मतलब मेरे मित्रों ये है कि बिहार प्रांत के आसपास उसके आसपास जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो इसी अपभ्रंश से निकली हुई है। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो बिहारी है, बिहारी 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आ गई इसमें उड़िया, उड़िया उड़ीसा प्रांत में।
3 नंबर पे आ गई असमिया या असम प्रांत में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसका संबंध इसी मागधी अपभ्रंश से है। फिर 4 नंबर पे है हमारे सामने वो बंगला या बंगाल, पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है उसका संबंध भी इसी मागधी अपभ्रंश से है। तो कहने का मतलब ये है कि मागधी अपभ्रंश से मुख्य रूप से ये निकलती है और इन्हीं का व्यवहार होता है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक दृष्टि से। तो साहित्यिक दृष्टि से हम बात करें तो बिहारी में जो भाषा बाहर निकलती है वो मुख्य रूप से 3 है। एक भाषा है भोजपुरी जो हमारे हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भोजपुरी। दूसरी है मिथिला प्रांत में निवास करने वाले लोग इसका उच्चारण करते हैं या इसी में थीली। और फिर है मगही। कहने का मतलब बिहार जो प्रांत है उस बिहार प्रांत में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो मुख्य रूप से ये 3 हैं, एक भोजपुरी, मैथिली, फिर है मगही। अब हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहारी की कौन सी बोली नहीं है। एक नाम इनका भी दे देंगे और 3 नाम ये रहेंगे। इस प्रकार से हमसे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों हम मागधी अपभ्रंश में हम 3 को शामिल करेंगे जो जिसमें मुख्य रूप से शामिल क्या है, ये बिहारी है। बिहारी की 3 बोलियां निकलती हैं जो हमने अंकित की है। अब अगला अपभ्रंश अपना है वो है अर्धमागधी। 3 नंबर पे है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब देखिए मित्रों, अब अर्धमागधी अपभ्रंश का दूसरा नाम पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी इसी अर्धमागधी अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है। और पूर्वी हिंदी से हमारे सामने ये मुख्य रूप से 3 बोलियां निकलती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी का मतलब पूर्व देश में ना, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वही लोग इस बोली का जो उच्चारण करेंगे वही इसमें शामिल होंगी। एक तो हमारे सामने है अवधी भाषा। अवधी भाषा का मतलब है राम साहित्य या राम साहित्य जो भी लिखा गया वो सारा का सारा अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी। अगला है छत्तीसगढ़ी और फिर है बघेली। इस प्रकार से पूर्वी हिंदी में मुख्य रूप से ये 3 बोलियां निकलती हैं। एक तो अवधी भाषा लिखी हुई है, दूसरी है छत्तीसगढ़ी और तीसरी है बघेली। तो मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा कि अवधी जो भाषा है हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि हमारा मध्यकालीन जो साहित्य है या मध्यकालीन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें राम राज्य जो राम भक्ति के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो राम भक्ति का उल्लेख केवल इसी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा तीसरा अपभ्रंश यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम अगला अपभ्रंश लेके आएंगे वो है महाराष्ट्री अपभ्रंश। अगला है 4 नंबर पे है महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब देखिए मित्रों इस महाराष्ट्री अपभ्रंश का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में और गुजरात में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं या बोली बोली जाती है उसी का संबंध यहाँ है। और यहाँ से निकलने वाली जो बोली है उसका नाम है मराठी। इस प्रकार से ये यहाँ 4 अपभ्रंश हमारे सामने ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं पेशाची अपभ्रंश या 5 नंबर पे है पेशाची अपभ्रंश। मित्रों इस अपभ्रंश का मतलब ये है, इस पेशाची अपभ्रंश का मतलब ये है कि पंजाब में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है उस क्षेत्र विशेष का नाम ही ये पेशाची अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है। और पंजाब में 2 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। एक तो हमारे सामने ये पंजाबी नज़र आती है, पंजाबी। एक तो ये होगी कौन सी? पंजाबी। और दूसरी है लहंदा भाषा बाहर निकल के आती है, लहंदा, जो पंजाब के उत्तर भाग में इस प्रकार की बोली का व्यवहार होता है। तो कहने का मतलब है हमारे सामने ये 2 अगला अपभ्रंश पेशाची अपभ्रंश के रूप में और पेशाची अपभ्रंश किस रूप में है? पंजाबी और लहंदा के रूप में। अब हम अगले अपभ्रंश की चर्चा करेंगे। अगला अपभ्रंश हमारा है वो है ब्राह्मण। तो मित्रों ये जो ब्राह्मण अपभ्रंश है इस ब्राह्मण अपभ्रंश का मतलब ये है कि हमारे देश में जो सिंधी लोग हैं और सिंधी लोग जिस प्रकार की बोलियों का इस्तेमाल करते हैं
उनकी एक अलग विशेष बोली होती है। उसी बोली का संबंध हमारे इस ब्राह्मण अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है, जो शोर से नहीं ब्राह्मण अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है। और अपभ्रंश का रूप कौन सा है? इस ब्राह्मण अपभ्रंश का रूप कौन सी बोली के रूप में है? इसी सिंधी के रूप में है। अब अपना लास्ट वाला है 7वां अपभ्रंश है, वो है खस। खस अपभ्रंश का मतलब है मित्रों पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र का मतलब हिमालय प्रदेश की जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला में जो ऊंचाई पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं, जिसको हम डोगरा क्षेत्र भी बोलते हैं, वहाँ की लोगों की जो बोली होती है वो बोली खस अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है खस अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा या बोली कौन सी है? ये पहाड़ी बोली है। तो मित्रों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हमारे सामने 7 रूप में बाहर निकल के आती है। और 7 रूप में बाहर निकलने के कारण हम इन रूपों में हम इसका अध्ययन किया। और हम अब अध्ययन करेंगे अपनी हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए हम यही बात कहेंगे कि हिंदी भाषा का जो मानक रूप हमारे संविधान में अंकित हो चुका है, उस मानक हिंदी भाषा का रूप हमारे सामने केवल 3 अपभ्रंश से ही मिलके बना होता है। और वो 3 अपभ्रंश हमारे सामने, एक तो शोरसेनी अपभ्रंश है, दूसरा है मागधी अपभ्रंश और तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। केवल इन्हीं अपभ्रंश से निकलने वाली जो बोलियां हैं, उन्हीं बोलियों से मिलकर के हमारी हिंदी भाषा का रूप निर्धारित हुआ है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अंकित होने वाली जो भाषा है, या जिस प्रकार की हम लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, देवनागरी लिपि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस देवनागरी लिपि का ही रूप हमारी हिंदी भाषा के रूप में है। और हिंदी भाषा शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से मिलकर बना होता है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा ये भाषा का वर्गीकरण था, ये अब कंप्लीट होता है। और आने वाली क्लास में हम प्रत्येक भाषा का हम अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन लेकर के आपके सामने तुरंत आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।